नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती पूजा पाठक बोरासी जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक समय था जब जो घर के माता पिता वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, वरिष्ठ नागरिक होते थे, वो घर की रौनक होते थे और उनकी छत्र छाया में दूसरी पीढ़ियाँ फलती थी, फूलती थी और उनके होने से एक घर में अलग ही रौनक हुआ करती थी। समय बदला, परिवेश बदला, धीरे धीरे उनको दहलीज से बाहर कदम कर दिए गए और वो बोझ समझे जाने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि बच्चों को ही, जिन बच्चों को उन्हीं माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, वो उन बच्चों के लिए बोझ बनकर रह गए और उन्हें कानून की शरण लेना पड़ी और उसका नतीजा ये रहा कि ये कानून बनाना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस चीज़ के लिए अलग से कानून बनाना पड़ा कि माता पिता अपने बच्चों से ही भरण पोषण और देखरेख के लिए न्यायालय तक जाएं और उन कोर्ट का शरण लें। खास तौर से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये कानून क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस कानून से संबंधित कोई भी अगर आपकी समस्या है और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे सीधे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैडम जानना चाहेंगे कि ये जो कानून बना है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? हमारा जो भारतीय समाज है उसकी जो परंपरागत मानक और मूल्य हैं वे वृद्ध व्यक्तियों के विशेष देखरेख, सुरक्षा और सम्मान के संबंध में विशेष जोर देते रहे हैं। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली की जो प्रथा है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। बिल्कुल। और एकल परिवार उसका स्थान लेते जा रहे हैं। इन सब के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हैं या विशेषकर हम कहें कि जो विधवा महिलाएं हैं वो अकेले एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं। मजबूरी है उनकी और कहीं ना कहीं इन सब के कारण से उनको न केवल भावनात्मक उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, वहीं शारीरिक और वित्तीय साधनों की कमी को भी झेलना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान के अधीन प्रदत्त किए गए और मान्यता प्राप्त किए गए जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भरण पोषण से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इस अधिनियम को निर्मित किया गया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इसके पीछे उद्देश्य है, खासतौर से जो महिलाएं हैं जो खुद कोई कार्य नहीं करती हैं और बुजुर्ग हैं और जो निर्भर हैं बच्चों पर, पति नहीं है और कोई पेंशन नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये कानून बहुत ही प्रभावशील है। मैडम, इस कानून को हमारे यहाँ किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया है? ये कहाँ पर लागू है यदि हम भारत की बात करें तो? जी, ये अधिनियम जो है पूरे भारतवर्ष में लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। इसके अलावा भारत के बाहर भी ये भारत के नागरिकों पर लागू होता है। जी। जैसा कि आपने बताया कि अगर भारत के बाहर भी यदि कोई भारत के नागरिक हैं उन पर ये कानून लागू होता है। तो इस अधिनियम के तहत हम बात करें बच्चों की, बच्चों की परिभाषा में किसको रखा गया है जिनसे माता पिता क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के संबंध में ये लागू होगा। ठीक है, बालक की जो श्रेणी में आएंगे वो 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए। और उसके अंतर्गत आएगा बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री। जी। जैसा कि आपने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी वो उनसे भरण पोषण का क्लेम कर सकते हैं। मैडम, इस अधिनियम के तहत जो नातेदार की परिभाषा है, जो रिश्तेदार हैं, उसमें किस किस को माना गया है? यहाँ हम ये बताना चाहूँगी मैं दर्शकों को कि कईयों निसंतान दंपतियाँ होती हैं जिनके बेटा बेटी पौत्र पौत्री वाली जो रिश्ते होते हैं वो नहीं होते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका कोई भी ऐसा व्यक्ति या बोलेंगे रिश्तेदार
जी। जो कि ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात में उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा, जी या फिर जो उस संपत्ति को कब्जे में प्राप्त करेगा या जो कब्जा रखे हुए है जी वो व्यक्ति जो है नातेदार की श्रेणी में आएगा इस अधिनियम के प्रावधान में। जी। इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं, जी। बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। जी, नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद नमस्कार स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, जब आदमी वृद्ध हो जाता, बूढ़ा हो जाता, तो उसके लड़के बच्चे उसको कोई सहारा नहीं देते, तो ऐसी दशा में जो पड़ोस के लोग होते हैं जी। वो उस वृद्ध व्यक्ति का किस प्रकार से जो है एक प्रकार की मदद कर सकते हैं कि ना तो थाने जा सकता है, ना अदालत जा सकता है, ना किसी से कुछ कह सकता है, क्योंकि उसके जैसे लड़का है तो लड़ता है, बेटा है वो बांट लेता है, पुत्र होता है वो काम आता है, अगर पुत्र है तो काम आता है, नहीं ये तो दोनों बेकार हो जाते हैं। जी मैडम, जी आपने सुना होगा। जो मुझे इनका जितना जो प्रश्न समझ में आया, थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी। जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है जो बीमारी की स्थिति में है, जी जो इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ तो लेना चाहता है, जी। लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो उस लाभ को लेने के लिए या उसकी कार्यवाही करने के लिए थाने जाए या कोर्ट में जाए या जो अधिकरण बना हुआ है, या उसको जानकारी भी नहीं है उसे जाना कहाँ है। जी तो इसके लिए उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति जी। जिसको वो ये अधिकार दे देता है, प्राधिकृत कर देता है, जी वो उसकी ओर से आवेदन दे सकता है अधिकरण के सामने। जो जी। इस अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए अधिकरण हैं, जी। वहाँ पे वो आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नंद स्वरूप जी, यदि कोई व्यक्ति खुद सक्षम नहीं है अपना प्रकरण लगाने में, अगर वो बीमार है या किसी भी कारणवश वो नहीं आ सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को भी इसमें वो कर सकते हैं। जी, कोई संगठन भी कर संगठन, सकता है। जी। 3 तरीके से इसमें आवेदन दिया जा सकता है, या तो वो जी। स्वयं प्रस्तुत कर दें, जी नहीं है तो वो प्राधिकृत कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, जी। अन्यथा वो संगठन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रक्रिया और भी है, जी। अधिकरण स्वप्रेरणा से भी इसमें संज्ञान ले सकता है। अगर उनकी जानकारी में किसी प्रकार से आता है तो जी। स्वप्रेरणा से भी वो इसमें संज्ञान लेकर के कार्यवाही कर सकता है। जी जी जी। नंद स्वरूप जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि इसमें कोई एनजीओ भी कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी जिसे वो अधिकृत करें वो इसमें शिकायत कर सकता है, और तीसरा यदि खुद न्यायालय के संज्ञान में ये बात आती है कि कोई ऐसी घटना हो रही है तो वो स्वयं भी अपनी तरफ से उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैडम, हम बात कर रहे हैं भरण पोषण अधिनियम के बारे में, माता पिता का, वरिष्ठ नागरिक का। तो भरण पोषण से क्या आशय है इस कानून में, इसमें किस परिभाषा में क्या माना गया भरण पोषण? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जी। क्योंकि इसका क्या ऑस्पेक्ट है, हम इसमें आखिर प्राप्त क्या कर सकते हैं, जी। ये स्पष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। भरण पोषण के अंतर्गत एक मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं किसी व्यक्ति की, उनको समाहित किया गया है, जी। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, जी इसके अलावा चिकित्सकीय उपचार, देखभाल, ये सारी चीज़ों को समाहित किया गया है भरण पोषण के संबंध में यहाँ पे। जी जी, आपने बताया आवास, चिकित्सा और जो खाने पीने चिकित्सकीय उपचार, चिकित्सकीय उपचार, जी। जो मूलभूत आवश्यकता जो है, मूलभूत उनको आवश्यकताएं इसमें लिया गया जी। है। जी टीकमगढ़ से एक कॉलर लाइन पे हम उनका जी। सवाल लेते हैं। राजीव जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मेरे फादर एक पेंशनर है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और जी। मैं 40 साल का हो गया हूँ। मेरे पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं है, जी तो मैं अपने माता पिता से किसी प्रकार की भरण पोषण ले सकता हूँ क्या उनसे? जी। आप हाँ, ये आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी नहीं हो पाई है और मेरे बच्चे बड़े भाई नहीं की शादी नहीं हो पाई है। जी कुछ जी। लोगों ने सट्टा लगा रखा है संपत्ति को बेचने के लिए, जिसकी रिपोर्ट हुई है। जी ये चलिए। अधिनियम जो है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित है। जी इसमें वरिष्ठ नागरिक और माता पिता भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे उनसे नहीं प्राप्त करेंगे। राजीव जी, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि जो कानून बना है खास तौर से वरिष्ठ नागरिक और माता पिता के लिए बना है, बच्चों के लिए नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता से भरण पोषण क्लेम करें। तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैडम, हम बात कर रहे थे कि भरण पोषण की परिभाषा में क्या लिया गया है, तो वरिष्ठ नागरिक इस कानून के अंतर्गत किसको माना गया है? वरिष्ठ नागरिक से जी, वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत जो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं और जो भारत के नागरिक हैं, वे इस अधिनियम के अधीन प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं। जी
जी 60 वर्ष से जो जी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी हैं। जी जी, इस बीच एक कॉलर सागर से लाइन पे, हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्ते मैम, मैडम को भी नमस्ते। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी। मेरा सवाल ये था मैम कि अगर किसी बुजुर्ग माता पिता को इस कानून की मदद से घर पर रखवा दिया जाता है, बट वो वहाँ पे संतुष्ट नहीं है या फिर जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तो इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि माता पिता अगर उनके बिहेवियर से रहना ही नहीं चाहते अगर उनके पास, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। इनके 2 सवाल हैं। जी क्लियर नहीं हुआ मुझे थोड़ा। पहला सवाल क्या ये पूछना है, चाहते हैं? जी पहला सवाल इनका ये है कि माता पिता को ये रख रहे हैं और वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं जी और वो जो सुविधाएं दे रहे हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है। जी और दूसरा ये है कि वो खुद ही नहीं रहना चाहते, वो खुद ही दिक्कतें पैदा करते हैं। जी तो फिर ये क्या कर सकते हैं? तो वो स्वतंत्र है फिर अपने अकॉर्डिंग रहने के लिए। जी। और इनका जो दायित्व है, इनकी तरफ से उनके भरण पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। जो उनके अधिकार हैं, जो इस अधिनियम के अधीन हैं, जी। वो उनको इनकी तरफ से उनके संबंध में कमी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है इस अधिनियम का। दायित्व में जो आपने बताया जी कि भोजन, दवाइयाँ जी और रहने भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सकीय उपचार, जी। अगर ये सारी चीजें ही उपलब्ध करा रहे हैं, इसके बाद में अगर उसके बाद भी वो शिकायत उनको करते हैं, है तो इनकी तरफ से तो दायित्व पूरा हो रहा है। तो इनको ये अगर इनके खिलाफ शिकायत होती है जी तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दायित्व पूरा कर रहे हैं? इनको जिस प्रकार से वो उसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे चिकित्सकीय उपचार अगर ये करा रहे हैं तो उसका उसके संबंध में इनके पर्चे वगैरह होंगे, या जिस भी चिकित्सक से उपचार करा रहे हैं उसके उपचार से संबंधित इनके पास में दस्तावेज होंगे, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। और भोजन, वस्त्र, आवास के संबंध में तो जिस प्रकार से ये रहन सहन रहेगा उससे साबित हो सकता है कि वो किस प्रकार की स्थिति में है। स्वस्थ स्थिति में अगर हैं तो समझ में आएगा कि अच्छे से देखरेख की जा रही है बच्चों के द्वारा। जी विपिन जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि यदि आप अपने दायित्वों को इस कानून के अंतर्गत जो निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को कर रहे हैं, तो फिर अगर वो कोई शिकायत करते हैं या वो संतुष्ट नहीं है तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वो जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं अपनी मर्जी से, और वहाँ जहाँ उनको संतुष्टि मिले वो वहाँ निवास कर सकते हैं। मैडम, जब हम बात कर रहे हैं इस कानून के बारे में, तो इसमें किस किस व्यक्ति को पात्र माना गया है भरण पोषण के लिए? कौन व्यक्ति पात्र हैं और किन किन लोगों से हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता जी और वरिष्ठ नागरिक, जो मैंने आपको बताया अभी कि 60 वर्ष की आयु जिन्होंने प्राप्त कर ली हो, जी, वे लोग भरण पोषण प्राप्त करने के लिए जी। इसमें अधिकार रखते हैं। जी। और किन के विरुद्ध, ये आपने पूछा कि किन के विरुद्ध हाँ, इसको बिल्कुल, लागू कराया जा किसके सकता है। विरुद्ध लागू किया तो जा जो अभी आप बालक की जो परिभाषा, मैंने आपको बच्चे की जो परिभाषा बताई थी, उनमें कौन कौन आता है, जी। नातेदार में कौन कौन आता है, जी। तो जो नातेदार और बालक हैं, जी। इनके विरुद्ध इस अधिनियम को प्रवर्तित करा सकते हैं, मतलब जिनसे ये भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। जी। लेकिन बस मुख्य जो एक बात है इसमें ये कि वयस्क होना चाहिए उनको। जी। बालक हैं या नातेदार हैं, वो वयस्क होने चाहिए। जी। यदि कोई दत्तक पुत्र है तो? दत्तक पुत्र भी देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दत्तक पुत्र वाला एक सामान्य सा एक हम बोलेंगे कि ये माना जाता है कि कोई भी अधिकार जो है वो अकेला नहीं आता है। एक का अधिकार दूसरे के ऊपर दायित्व अधिरोपित करता है, कर्तव्य का आरोपण करता है। जी। तो दत्तक पुत्र होने के नाते उससे जो भी अधिकार उसको प्राप्त होंगे, जी। संपत्ति में लेकर के या अन्य चीज़ों में लेकर के, जी। तो वो अधिकार अकेले प्राप्त नहीं होंगे, उसके दायित्व भी होंगे उसके साथ में, कि जिसके संबंध में आप जो संपत्ति आप प्राप्त करेंगे, जी। उसके संबंध में जो दायी हैं, जो उस लायबिलिटी है उस संपत्ति के ऊपर, उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे जो माता पिता हैं जिन्होंने दत्तक लिया है, उनकी देखरेख करनी है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उनका भरण पोषण करना है। ये बेसिक चीज़ें भी जो हैं, जो संपत्ति के दायित्व से जुड़ी हुई हैं, वो दत्तक पुत्र के संबंध में भी लागू होंगी यहाँ पे। जी, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं टीकमगढ़ से, हम उनका सवाल लेते हैं। संजय जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मेरे एक अंकल हैं, इनका नाम वीरेंद्र कुमार जैन है, और उनको संपत्ति हड़पने के लिए कुछ लोग उनको पलायन के लिए मजबूर करते हैं। 10 FIR कोतवाली टीकमगढ़ में दर्ज हो गई हैं।
तो जी। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में रखने के लिए या उन्हें वृद्धाश्रम भेजने के लिए या उनको सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या दायित्व रहता है? ये अधिनियम में क्या प्रावधान है? थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे जो ये सवाल? प्रश्न हाँ, पूछना चाह रहे जी। हैं, जो समझ मेरे में आ रहा है कंसर्न इनका, हाँ, इनका इनकी- थोड़ा है स्पष्ट ना? सुन लेते हैं। स्पष्ट नहीं हो पा रहा हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। मेरे अंकल जो है जी। वो 70 साल के हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं। उनके जी। पैसे को हड़पने के लिए कुछ लोग उन्हें घर में रहने नहीं देते और उनकी लापता की रिपोर्ट पिछले 10 साल लगातार दर्ज हुई है। जी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भरण पोषण या कल्याण अधिनियम में कहाँ तक प्रावधान है और कहाँ तक ये रिपोर्टों पर पुलिस जब कार्रवाई नहीं करती है तो क्या हो सकता है? जी। जी। जो इनका प्रश्न है वो जी। मुख्य रूप से ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि माँ बाप की देखरेख, माँ बाप या वरिष्ठ नागरिक की देखरेख के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है, जी। जिस पे ये दायित्व है कि वो उनकी देखरेख करे, उनका भरण पोषण करे, वो उनकी देखरेख नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा और कहा जाए कि परेशान कर रहा है उन्हें, तो हाँ, ऐसी लापता स्थिति में और दूसरे तरीके अपनाए जा रहे वो हैं। परेशान जो किया प्रॉपर्टी जाता है, हड़पने जो के लिए। मुख्य कारण है कि देखरेख नहीं कर रहा है, यही माना जाएगा कि भार था उसके ऊपर देखरेख का और नहीं कर रहा है, जी। और उनको जानबूझ के वो ऐसा कार्य कर रहा है, जी। उनका परित्याग कर दिया उसने। जी। तो ऐसी स्थिति में जो ये अधिनियम प्रावधान करता है वो 3 मास तक के कारावास का, 5,000 रुपये तक के जुर्माने का या दोनों से दंडित किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया इन परिस्थितियों में, जी। जिससे कि बच्चों की माँ बाप के इस प्रकार से परेशान किए जाने की जो स्थिति है जी। उसे हतोत्साहित किया जा सके। जी। पर इनका सवाल ये भी है कि उनको सुरक्षित कैसे किया जा सके, क्योंकि वो उनके लापता होने की कभी भी खबर छपवा देते हैं। जी। और अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है यहाँ पर जी। कि वो इस तरह के अफवाह फैला देते हैं या कह देते हैं कि वो है ही नहीं। जी। तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? इसके संबंध में ये जो प्रावधान बताया है मैंने, इसमें न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। थाने में इस संबंध में जाकर के ये रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो आपको बताया था मैंने वो किसी और के माध्यम से भी इसमें कार्रवाई करा सकते हैं। अगर सक्षम नहीं है तो जी। अधिकरण के समक्ष ये आवेदन किसी और के माध्यम से भी प्रस्तुत करा सकते हैं। जी। तो इसके आधार पर ये सुरक्षा और जो भरण पोषण है वो दोनों के संबंध में ही लागू होता है ये। जी। इस बीच एक और कॉलर लाइन पे आ गए नर्मदापुरम से, हम उनका सवाल लेते हैं। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मैडम, मैं हेमराज बोल रहा हूँ नर्मदापुरम से। जी, स्वागत है। मैडम जी, मेरा ये क्वेश्चन है, किसी माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं, वो जी। चारों बच्चे को रखने से मना कर देते हैं, जी। तो जो याचिका भरण पोषण के लिए लगाई जाती है तो चारों बच्चों के खिलाफ लगा सकते हैं याचिका? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। मना कर देते हैं देखिए, जी। तो जो याचिका भरण पोषण के लिए लगाई जाती है तो चारों बच्चों के खिलाफ लगा सकते हैं याचिका? जी बिल्कुल। जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, और इसको मतलब इस प्रकार से कहा जा सकता है जी। कि वो 4 बच्चे उन माँ बाप की संपत्ति में 4 हिस्सों की इच्छा रखेंगे, जी लेकिन जब भरण पोषण की बात आएगी तो बोलेंगे कि हम चारों उत्तरदायी हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से चारों उत्तरदायी हैं उसके लिए। जी। और इसके अलावा अगर वो माँ बाप जिसके संबंध में भी उस विकल्प का उपयोग करना चाहें, वो अपने हिस्से तक, जी। मतलब जितना कि वो संपत्ति में उस हिस्से का उत्तरदायी होगा, उतने भाग तक वो उत्तरदायी होगा। जी। अगर पर्टिकुलर 4 में से मान लीजिए एक ही बच्चा उनको लग रहा है कि ये सक्षम है जी। और हमें इससे ही भरण पोषण चाहिए, जी। तो वो अपने हिस्से तक के लिए उत्तरदायी होगा। जी। जी। मैडम, कई बार ये देखने में आता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से वसीयत अपने नाम लिखवा लेते हैं पहले, और प्रॉपर्टी का नामांतरण करा लेते जी। हैं। बाद में फिर वो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं और उनकी देखरेख करना बंद कर देते हैं। जी। ऐसी स्थिति में उन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई प्रावधान किया गया है? जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये आजकल कई बार ये इस प्रकार की स्थितियां देखने में आ रही हैं जी। कि संपत्ति अपने पास रख ली, अधिकार रख लिए, लेकिन कर्तव्यों को हमें नहीं करना है। बिल्कुल। तो वो जो कर्तव्यों से बचने की जो स्थिति है जी। वो निश्चित रूप से बहुत दुखद है कि आप संपत्ति ले रहे हैं तो उससे जुड़े हुए उन दायित्वों को भी पूरा करिए। एक निश्चित समय है, एक मानवीय अपेक्षाएं भी हैं इससे संबंधित। जी। तो नैतिक दायित्व होने के साथ साथ आपका ये भी कानूनी दायित्व भी बन गया है कि आप अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख करें और उनकी सुरक्षा और भरण पोषण का पूरा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। अगर
ये जो आपने प्रश्न किया मैडम, इससे संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये अधिनियम 2007 में लागू हुआ है जी। इसके बाद में अगर कोई भी संपत्ति का अंतरण माता पिता या वरिष्ठ नागरिक करते हैं जी। वो एक सरल शब्दों में अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं अंतरक और अंतरिती ऐसा विधिक भाषा जी, का हाँ, उपयोग संक्षिप्त करूँगी में तो उनको जानना समझ में चाहेंगे। उतना समय नहीं समाप्त आएगा, हो हो रहा है, सकता है संक्षिप्त में जानना क्योंकि चाहेंगे। जन सामान्य की भाषा एक थोड़ी सामान्य सरल शब्दों की होती है। जी। तो मैं बताना चाहूँगी संपत्ति को देने वाला यानी जो अंतरक है वो 2007 के बाद में अगर कोई संपत्ति देता है, दान कर रहा है, अंतरण कर रहा है किसी प्रकार से, जी। बिना प्रतिफल के कर रहा है, वो उसको कोई राशि नहीं ले रहा, जी। केवल इस आश्वासन के तहत कर रहा है वो कि जिसको मैं दे रहा हूँ, जो मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है जी। या जो भी नातेदार है जी। वो मेरी देखरेख करेगा, मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, समय का भरण अभाव है, पोषण। मैडम संक्षिप्त में तो जानना चाहेंगे। उसके लिए उनको ये शर्त उसमें लगानी होगी कि अगर ये ऐसी देखभाल हमारी नहीं करते हैं और इस शर्त का उल्लंघन करते हैं, जी। भरण पोषण नहीं करते हैं, तो ये अंतरण जो है शून्य हो जाएगा। जी। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अधिकरण के समक्ष वो आवेदन करेंगे और अधिकरण जो है ऐसे अंतरण को शून्य घोषित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जी, बहुत जी। अच्छी जानकारी हमारे जी, दर्शकों जी। को दी जी। इस कानून के बारे में। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है, माता पिता को भी। पर कोशिश ये होना चाहिए कि यहाँ तक ये स्थितियाँ आए ही नहीं। एक भावनात्मक पक्ष अगर मजबूत हो और बच्चे अपने जिम्मेदारी समझें तो ये स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस कानून के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।